मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। भाई एसएससी सीजीएल 2024 सुपर सेट में आप सभी का स्वागत है। बिना कोई समय गंवाए सीधी बात करूंगा आपसे भाई। आज के सेट में क्वेश्चन मॉडरेट हैं। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप कह सकते हैं कि थोड़े अच्छे हैं, बाकी क्वेश्चन मॉडरेट हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप ये सेट देने आए हैं तो उससे पहले टेस्टविल ऐप पर आप जाकर इस सेट को पहले पढ़ चुके होंगे, पहले कर चुके होंगे, 15 मिनट में अपना एनालिसिस देख चुके होंगे, तभी आप इस सेट को देने आ रहे होंगे। तो आइए मेरे बच्चे, सीधा पढ़ना चालू करते हैं। आइए मेरे दोस्त। कह रहा जी, दी गई तालिका में एक संस्थान में 3 अलग अलग विषयों में 3 छात्रों द्वारा अंकों का प्रतिशत दर्शाया जाता है कि भाई हिस्ट्री में राम मोहन श्याम ने कितने कितने परसेंट नंबर लाए, वो दिखाया गया। अब सवाल में हमसे पूछा है यदि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए इतिहास में न्यूनतम 105 अंक आवश्यक। कह रहा भाई वही बच्चा पास माना जाएगा जिसकी हिस्ट्री में 105 नंबर आएंगे। तो बताओ कितने छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हिस्ट्री में। तो मेरे बच्चे 105 नंबर जो बच्चा ले आएगा हिस्ट्री में, कितने में से 175 में वो बच्चा पास माना जाएगा। तो कितना परसेंटेज होगा जी? 25 चौकू 100, 25 से काटेंगे 7 आया, 7 से काटा 15। यानी जिस बच्चे के 60% नंबर आ गए वो हिस्ट्री में गुड़ीगेट हो गया, पास हो गया। राम 60% ला पाया नहीं, मोहन ला पाया नहीं, तो केवल और केवल हिस्ट्री में तो एक ही बच्चा पास हो पाया, श्याम। और यही सवाल ने पूछा कि भाई हिस्ट्री में कितने बच्चे पास हुए। तो हिस्ट्री में तो मेरे राजा बाबू केवल एक ही बच्चा पास हो पाया। देखिए यार, इस सवाल में आपको क्या करना है, ये आपको मेरे बच्चे फार्मूला दिखाई दे रहा होगा ऊपर का, किस चीज का? x+5 का होल क्यूब इंटू x-5। नीचे वाला फार्मूला देखेंगे तो a² - b² करेंगे तो x-5 x+5। इससे ये चीज कटी, x+5 से भाग देंगे, स्क्वेयर आया, स्क्वेयर करेंगे तो x² + 5 दूनी 10 + 25। ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। कह रहा मान लीजिए O केंद्र का वृत्त और AB और CD त्रिज्याएं। ये मान लीजिए मेरे बच्चे कोई सर्कल है और सवाल में कह रहा है कि इस सर्कल की 2 त्रिज्याएं, AB और CD त्रिज्या के एक ही तरफ 2 समानांतर, O केंद्र वृत्त और AB और CD त्रिज्या के, हिंदी में गलत लिखा हुआ, मान लीजिए O वृत्त का केंद्र है और AB और CD केंद्र के एक ही तरफ की 2 समानांतर जीवाएं। यहाँ ये 2 समानांतर जीवाएं भाई एक ही साइड बनी हुई है। कहता है एक की लेंथ 10 है, एक की 24 है, इसकी 10 है, इसकी लेंथ 24 है। और कह रहा है कि भैया PQ 7 सेंटीमीटर, तो वृत्त का व्यास ज्ञात करिए। PQ मेरे बच्चे कितना है? 7 सेंटीमीटर। यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब ये मेरे बच्चे सर्कल का सेंटर हो गया और एक यहां पे ये हो गया, तो ये गैप हमें दे रखा है मेरे बच्चे कितना? 7। ये गैप हमें दे रखा है, OQ 7 है तो PQ 7 दिया हुआ है। तो देखो यार, यहां OP हुआ मेरे बच्चे और वहां OQ हुआ, तो PQ की लेंथ हमें 7 दे रखी है। अब आप जानते हैं ये 5 है, ये 24 है, तो ये कितना है? 12 है। तो सर ट्रिपलेट 5 12 के साथ कौन सा होता है? 13। तो मेरे बच्चे यहाँ तो आपका बन जाएगा 5 12 13, लेकिन यहाँ 13 बनेगा नहीं। बन सकता है सर कैसे? यहाँ 5, ये 13, तो ये पूरा लेना होगा 12, और ये 12 है, ये 5, तो ये कितना बन जाएगा? 13। सेटिस्फाई होने लग रहा है। यानी सर्कल की रेडियस कितनी होगी? 13। तो सर्कल का डायमीटर पूछा है मेरे बच्चे, आंसर होगा 26। आइए मेरे बच्चे, ये सवाल वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है। देखिए, कोई इसे पहले से करके आपको करा दे, उसका तो एक अलग तरीका है। इतना आसान नहीं है 59.375% की फ्रैक्शन को बनाना, इतना आसान नहीं है किसी के लिए भी पहली बार में देखिए, लेकिन फिर भी आप समझिए। सवाल में कह रहा है यदि उस चुनाव में मतदान करने योग्य लोगों की संख्या 16,000 थी, यानी 16,000 आदमी ऐसे थे मेरे बच्चे जो उस चुनाव में वोट डाल सकते। बहुत बढ़िया। अब आगे कह रहा है जी Y% लोगों ने वोट नहीं दिया, 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। जितने भी वोट वैध थे उसमें एक जीतने वाले को वोट मिले 59.375%। 59.375% मिले जीतने वाले को। तो मेरे बच्चे विनर को इतने हैं, तो नेचुरल है हारने वाले को कितने मिले होंगे? 100 में से घटाएंगे तो 40.625। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, तो कितने के गैप से जीता है? तो घटाएंगे, 5 में 5 गया 0, 7 में 2 गया 5, और 13 में 6 गया 7, और यहां आया 18।
यानी 18.75% से मेरे प्यारे बच्चों वो चुनाव जीत गया। 18.75, 18.75 एक स्टैंडर्ड डाटा है। और इसकी फ्रैक्शन आप जानते हैं कितनी होती है मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे सर 3/16। इसकी फ्रैक्शन होती है सर 3/16। इसका अर्थ ये हुआ कि भैया वैलिड के 18.75% से चुनाव जीत गया, मतलब वैलिड वोट 16 थे तो 3 से चुनाव जीत गया। जबकि एक्चुअल में जो चुनाव जीता है वो 2484 से जीता है। तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2484, तो 16 यूनिट की वैल्यू की। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। ये हो गए मेरे बच्चे वैलिड वोट। अब कह रहा था जी 10% वोट इनवैलिड हो गए। तो 10% इनवैलिड का मतलब 1/10 इनवैलिड हुए, यानी 10 में से एक इनवैलिड, तो वैलिड कितने 9, तो ये सारे वैलिड है, तो 9 यूनिट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी, इतनी। तो ये आ गई मेरे बच्चे वोटिंग, वोटिंग। और मेरे राजा ये है वोटिंग लिस्ट। अब हमें बस ये निकालना है कि इसमें कितने % लोगों ने वोट नहीं दिए। तो रेशियो लेना है। रेशियो लेने के लिए क्या करना है, देखो भाई 16 को 10 से गुना किया 160, 160 को गुना करेंगे 100 बचा, 9 से काटेंगे तो 9 3 27, नहीं 9 दूनी 18, 6 बचा, 9 7 63, 9 6 54, 276, 3 से काटेंगे 3 9 27, 3 दूनी 6, तो रेशियो आया 100:92। यानी वोटिंग लिस्ट में 100 लोग थे तो वोटिंग 92 ने की, तो कितने लोग अब्सेंट रह गए, 8%। यानी 8% लोग ऐसे थे जो वोट डालने ही नहीं आए। और यही हमसे सवाल में पूछा गया था, ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। देखिए बाबू ध्यान से समझिए, ये वही सवाल है जो पीछे मैं करा चुका हूं आपको। सेम ही सवाल रिपीट हुआ, और ये नुकसान भी होता है क्योंकि सेम एक जैसा सवाल रिपीट होता है। सवाल में करा भाई मोहन ने 20% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 4,22,000 रुपए और 22,092 रुपए का कर्जा लिया। इतने रुपए का मेरे बच्चे प्रिंसिपल लिया, कर्जा लिया। कहता जी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%। हमने कहा जी हाँ बिल्कुल ठीक बात है, 20% ब्याज की दर है। कह रहा पहले साल के आखिर में उसने कुछ पैसा चुका दिया, अब ये बताओ कि दूसरे साल के आखिर में वो कितना पैसा दे कि उसका कर्जा खत्म हो जाए। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, बहुत समझदारी की बात है, 4,22,092 का 10% कितना होगा, तो आप कहेंगे 4,22,092 का 10% होगा 42,209 रुपए 20 पैसे, ये 10% होगा। मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई 2 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, 40%, क्योंकि एक साल में 20% तो 2 साल में बन जाएगा 40%। अगर 10% से इंटरेस्ट इतना बन रहा है राजा, तो 40% से कितना होगा, 4 गुना। यानी अगर हम ये वाली कहानी थोड़ी देर भूल जाएं तो पूरे 2 साल का इंटरेस्ट जोड़ें, तो जोड़ेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 नीम 36, आगे करने की जरूरत नहीं, बस इतना। यानी ये हो गया मेरा प्रिंसिपल, ये हो गया पूरे 2 साल का ब्याज। बिल्कुल मामला सेट है सर, यहां कुछ नहीं तो पॉइंट लगा दिया। फिर क्या कह रहा है जी, कह रहा गड़बड़ ये हो गई कि पहले साल के आखिर में 21,679 रुपए वो दे गया, तो 21,679 रुपए तो वो दे गया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमने एक गड़बड़ ये भी तो कर दी कि पहले साल के आखिर में जब वो पैसे दे गया तो दूसरे साल हमने तो पूरे प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगाया, जबकि इस पे इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए था। तो इसका 10% क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 2167.9 होगा 10%। तो यानी दूसरे साल मैंने इस पे 20% इंटरेस्ट दे दिया क्योंकि रेट 20% थी, तो इसका 20% क्या होगा, डबल करेंगे, 2 नीम 18, 2 7 14 और 1 15। यानी सच मायने में देखोगे ना, तो हमने ये इंटरेस्ट, ये पैसा वापसी करना है और ये इंटरेस्ट हमने फालतू जोड़ा हुआ है, इसको जोड़ेंगे 8 9 और 5 14, यानी ये वाली वैल्यू हमने एक्स्ट्रा दी हुई जो घटानी होगी। तो मेरे बच्चे इस जोड़ में से ये वाली वैल्यू हमें घटानी होगी 4.8। जब 4.8 घटाओगे तो देखो 10 में 0 में 8 जोड़ा 8, 8 में 8 गया 0, यानी डेसिमल में आंसर नहीं आएगा। 2 में 6 जोड़ा 8, 8 में 4 गया 4, यानी जो भी मेरा आंसर आएगा उसका आखिरी डिजिट 4 होगा। और मेरे बच्चे मजे की बात यह कि केवल और केवल एक ही ऑप्शन है जिसका आखिरी डिजिट 4 है, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप इसी पॉइंट को समझने की कोशिश करो। हम इसे डिजिटल सम से नहीं करें, हम इसे और किसी मेथड से करने की जरूरत ही नहीं है। यह सवाल बहुत आसानी से टूटेगा, सेम ही सवाल पीछे वाला था, तो आपको मजा आया होगा इस सवाल को करके। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है निम्नलिखित तालिका 5 अलग अलग विषयों में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त 100 अंकों से दिखाती है।
कहता है अलग अलग तालिका में 100 अंक है मैक्सिमम हर एक में और उसके नंबर दिखाने लग रही है। तो हु obtained 79% मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट टेकन टुगेदर। तो कह रहा है किस बच्चे के 79% नंबर आए हैं सारे सब्जेक्टों में मिला के। कितने सब्जेक्ट है? 1 2 3 4 5। तो 5 सब्जेक्टों में 79% यानी 500 का 79%। कैलकुलेट करोगे तो जो भी जोड़ आएगा 5 नहीं 45 इकाई का अंक आएगा 5। अब आप ये देखो कि किसके अंक जोड़ने पे आखिरी अंक 5 आ रहा है। आते हैं जी, देखिए मेरे बच्चे, 8 8 2 8 कभी भी 5 नहीं आएगा। 6 5 आ गया, 6 6 12 6 18 8 8 16 ये भी इकाई का अंक 5 नहीं लाएगा। 7 3 10 0 4 5 9 ये भी 5 नहीं ला रहा। 8 4 12 12 और 6 18 और 9 ये भी 5 नहीं ला रहा। मेरे बच्चे यहाँ देखिए तो 5 आ रखा है, यहाँ 5 आ रखा है, यहाँ 5 आ रखा है, यहाँ 0। तो मेरे बच्चे केवल और केवल तरुण ही वो लड़का है जिसके सारे सब्जेक्टों के टोटल मार्क्स करोगे तो लास्ट में 5 आएगा। क्योंकि 500 नंबर का पेपर है, 79% नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब जो भी इसके एक्चुअल नंबर होंगे उसका आखिरी अंक 5 होगा। तो उसकी तलाश करनी और उसके आधार पर भेड़ देना है। तो मेरे बच्चे मेरा सही आंसर होगा तरुण, ऑप्शन डी। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है फ्रॉम ए सर्कल विद रेडियस दिस एंड ए सेक्टर विद आर्क दिस इज कट, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। मेरे बच्चे, अगर आपको सेक्टर का एरिया निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क भी दे रखी और रेडियस भी दे रखी है, तो एरिया का सूत्र होता है क्या सर? 1/2 L इंटू आर। अब देखो यार, 2 अंकों पे डेसिमल यहाँ है, टर्मिनेटिंग डेसिमल के हिसाब से 1 अंक हो रहा है, यानी 3 अंकों पे डेसिमल है। ऑप्शन में सारे ही अंक 3 पे। अब ये देखो कि जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 का मल्टीपल ढूंढो। 8 और 5 13, 6 8 5 13 5 18, 6 2 8, ये तो कभी भी नहीं होने का। 8 और 6 14, 14 और 5 19, 6 2 8, 19 में 8 गया मेरे बच्चे 11, ये सेट हो रहा है। 8 और 8 16, 16 5 21, 7 6 13, ये भी मतलब ही नहीं। 8 और 1 9, 9 और 5 14, 6 2 8, ये भी नहीं। तो मेरे बच्चे केवल और केवल बी ही ऑप्शन ऐसा है जो मेरा 11 का मल्टीपल है, बाकी कोई मल्टीपल है ही नहीं। आइए जी, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है 9 सितंबर का, आफ्टरनून वाली शिफ्ट का। सवाल में कह रहा है जी एम एन और एस है, किसी टंकी को 20 50 और 100 मिनट में भर सकते हैं। मान लेते हैं टंकी समझाने के लिए 100 यूनिट पानी, तो 25 चौकू 100, 50 दूनी 100 और 100 एकम 100। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है, आगे बढ़ो। यानी ये हो गया तुम्हारा एम एन एस, ये हो गया एम, ये हो गया एन और ये हो गया एस। कहता है रेस्पेक्टिवली इनिशियली पाइप एन एंड एस आर केप्ट ओपन। कहता है एन और एस दोनों को ओपन किया गया, तो ये दोनों मिलकर कितना पानी भरेंगे? 3 यूनिट। और 10 मिनट तक ये कार्रवाई चलती रही, तो 10 मिनट में 3 के हिसाब से कितना पानी भरा गया जी? 30। बहुत सुंदर जी। अब क्या हुआ जी? अब कहता है एन को बंद कर दिया, एन का पत्ता गोल। फिर क्या कह रहा है जी? एंड पाइप एम इज ओपन। अब काम कौन कर रहा है? एम और एस ओपन कर रहा है, लेकिन कह रहा है पाइप एस को टंकी भरने से 15 मिनट पहले बंद कर दिया गया। तो बताया था कि काम जब भी पहले हो रहा हो, यानी काम खत्म होने से पहले कोई छोड़ रहा है, तो उसे आखिरी तक ले आओ। तो यानी अगर मैं ये चाहूं कि एस को 15 मिनट यानी आखिरी तक लाएं, तो एस 15 काम और कर देगा। तो 1 यूनिट 1 मिनट में करता है, तो 15 यूनिट में 15 काम कर देगा। तो इस हिसाब से काम कितना हो जाएगा? यहां काम 30 हो चुका था, तो बचा कितना था? 70। और अगर मैं एस को आखिरी तक लेके जाऊंगा तो काम अब कितना कर जाएगा? 85। लेकिन अब फायदा ये होगा कि एम भी काम पे होगा और एस भी होगा, तो 4 और 1 5 यूनिट के हिसाब से 85 यूनिट करने में कितना मिनट लगाएंगे? 17 मिनट। तो बाबू 17 मिनट यहां होंगे, 10 मिनट यहां, तो पूरी टंकी भरी जाएगी 27 मिनट में। ये मेरा डायरेक्ट आंसर हो। देखिए भैया, ये वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है 9 सितंबर इवनिंग वाली शिफ्ट का। सवाल में कह रहा है स्टॉक पोर्टफोलियो कंसिस्टेड ऑफ माफ करिए, कहता है एक स्टॉक पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक शामिल है। स्टॉक ए पोर्टफोलियो का 20% है और इसका रिटर्न है 6%। तो भाई 20 का 6% निकालेंगे तो मतलब रिटर्न आया 1.2। स्टॉक बी का पोर्टफोलियो 30% है, मतलब अगर 100 रुपए है तो उसमें से 30 रुपये हमने बी में डाला हुआ है, और बी में रिटर्न कितना है? 8%। तो 30 का 8% डालेंगे तो कितना आया जी? 2.4। ये प्लस है। सी में 20% और इसका रिटर्न है 4%, तो 20 का 4% कितना हुआ जी? 0.8। तो यहां तो सारी जगह प्रॉफिट आ रहा है,
लेकिन कह रहा है जो डी स्टॉक है उसमें 30% पैसा डला हुआ है, लेकिन वहां नेगेटिव रिटर्न है 5% का, तो 30 का 5% 1.5, तो यहाँ 1.5 रुपए का नेगेटिव रिटर्न आ रहा है। कह रहा है जी ओवरऑल रिटर्न बताओ, तो जोड़ेंगे तो 12 और 8 20 और 2, यानी 4.4 का तो आया पॉजिटिव रिटर्न और 1.5 का आया नेगेटिव रिटर्न। घटाएंगे, 14 में 5 गया 9 और 3 में गया 2, यानी ओवरऑल पॉजिटिव जो उसका कलेक्शन आएगा वो 2.9% का है। और यही मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल से उत्तर पूछ रहा है कि भाई क्या आंसर होगा। आइए बाबू, रात का समय हुआ है 11। आइए, सवाल में कह रहे हैं इन द गिवन टेबल शोज द पेजेस प्रिंटेड बाय 4 प्रिंटर्स इन 3 डेज। कहता है 3 दिनों में 4 प्रिंटरों ने जो प्रिंट किया उसके बारे में क्वांटिटी दिखाई गई है। कहता है इफ द टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय ऑल द गिवन प्रिंटर्स टुगेदर ऑन वेडनेसडे was 15% more than the total number of pages printed by all the given printers together on Saturday। कहता है इन सारों ने मिलके शनिवार को जो कारनामा किया है, सारों ने मिलके शनिवार को जो कारनामा किया है, कितने प्रिंट किए, तो देखो जीरो तो ये हो गया, 9 और 8 17, 17 और 3 20, 20 और 4 24, 4 हासिल 2, 2 और 8 10, 10 5 15, 15 और 2 17, 17 और 5 22 हासिल 2, 2 और 7 9, 9 और 6 15, 15 और 1 16, 16 और 8 24 और भैया 2 और 1 3, यानी 34,240 पेज प्रिंट किए इन्होंने शनिवार को। और कह रहा है बुधवार को जो ये नंबर ऑफ पेजेस प्रिंट करेंगे ये इससे शनिवार से 15% ज्यादा पेज प्रिंट करते हैं। तो सवाल में कह रहा है बुधवार को कितना प्रिंट करेंगे, यानी इससे 15% ज्यादा। 34,240 का 10% कितना हुआ, तो आप कहोगे 3424, और 5% कितना हुआ, मेरी बात समझ रहे हैं, यानी इसका 1700। इसको जोड़ना है, लगभग आंसर निकल के आएगा। देखो भैया, मारो गोली उसको, तो यहाँ देखो 2 और 4 6 और 7 13 का 3 हासिल 1, हाँ जी, और भैया 4 3 7 1 8 1 9 3, यानी 39 के समथिंग आंसर जाएगा, 39,300। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर आ रहा है। मैंने 10% निकाला, फिर 5% निकाल के जोड़ दिया। बहुत बढ़िया सवाल है भाई, डीआई भर भर के देने लग रहा है, पता नहीं कहाँ जाएगा। और मैंने 15 मॉक टेस्ट कराए, आज भी खोल के देख लो यूट्यूब पे, हर एक मॉक टेस्ट में आपको 3-3 डीआई मिलेगा, क्योंकि जो मैं करा रहा हूं वही पेपर में आ रहा है। देखिए सवाल में कह रहा है दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। कहता है ये कंपनी, मतलब एबीसी कंपनी है, ये नीले वाला प्रोडक्शन है और ये पिंक वाला प्रोडक्शन इन ईयर 2018 और ये प्रोडक्शन कैपेसिटी है, यानी इतनी कैपेसिटी इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमसे सवाल में पूछ रहे हैं, यहाँ छोटा बना के दिया, कंपनी सी द्वारा उत्पादित रेफ्रिजरेटर कुल उत्पादन का कितना परसेंट है। तो भैया रेफ्रिजरेटर का कुल उत्पादन यहां है, यहां है, यहां है, तो 140 190 और 150 को जोड़ेंगे तो 0 9 5 14 और 4 18 और 3 और 1 4, यानी 480 रेफ्रिजरेटर कुल मिला के बने हैं, उसमें सी कंपनी का जो बना है वो 150 है। तो कह रहा जी कितना परसेंट है, गुना बाबू 100 करेंगे। अब आप देखिए ऑप्शन से अगर हम जाएं तो 48 15 दूनी यानी ज्यादा ही आएगा। देखो भाई काटना चाहे तो काटते हैं, 3 5 15, 3 16 48, 1/16 कितना होता है जी, 6 सही 1/4। अब मैं 5 गुना करूंगा तो 6 5 30 और 31 सही 1/4%, यानी मेरे बच्चों मेरा डी आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे, डी। कहता जी एक बेईमान दुकानदार 25 किलोग्राम की दर से नमक बेचने का दावा करता है, बट वो नमक का क्रय मूल्य भी 25 ही किलोग्राम है, तो यानी 25 की चीज 25 में बेच रहा, कोई मतलब ही नहीं। लेकिन वो क्या करता है 200 ग्राम निकालकर लाभ कमाने की कोशिश करता है हर किलो पे, यानी ग्राहक को दिखा रहा है 1000 ग्राम लेकिन दे रहा है 800 ग्राम। कह रहा प्रॉफिट बताओ, तो 20 चौक 80, 2 चौक 8, 2 5 10, यानी एक्चुअल में 4 की चीज 5 में बेच रहा है, तो 1 का लाभ 4 पे यानी 25% का। तो बहुत बेसिक सवाल भी आ रहे हैं। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहे हैं इन ए कंसिस्टेंसी 45% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर मेल एंड रेस्ट आर फीमेल। कहता है एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 45% पुरुष है भाई, और बाकी हैं महिलाएं, यानी 55% होंगी महिलाएं। अगर रेशियो लोगे तो 5 निम में 45 और 5 11 55, यानी हम ये कह सकते हैं कि सर मेल 9 है तो फीमेल है 11।
आपको परसेंटेज निकालना है तो मेल 900 मान लो, फीमेल 1100 मान लो। अब सवाल में कह रहा है क्या, इफ 60% ऑफ द मेल्स आर लिटरेट इलिटरेट, अगर 60% इलिटरेट हैं तो लिटरेट कितने होंगे 40%, तो 900 का 40% 36। और अगली लाइन में कह रहा है 60% ऑफ द फीमेल्स आर लिटरेट, अगर 60% लिटरेट हैं तो इलिटरेट कितनी होंगी 40%, तो 1100 का 40% 44% ना, 40% मेरे बच्चे 44। अब सवाल में क्या कह रहा है, then by what percent is the number of illiterate female more than that of literate male, तो illiterate female जो है वो literate male से कितना ज्यादा है, तो भैया कितना ज्यादा है 8 ज्यादा, तो बाबू 8 ज्यादा है 36 पे, तो कहता जी 100 पे कितना ज्यादा, तो 4 दूनी 8, 4 नीम 36, 2/9, 1/9 होता है 11.11, 2/9 होगा मेरे बच्चे 22.22%। आइए बाबू देखिए यार, ये सवाल बहुत बढ़िया है, बहुत जानदार सवाल है। धीरे धीरे इसके मेथड और भी यूनिक निकलेंगे, अभी के लिए जो मैं समझ पाया उस मेथड से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। सवाल में मुझे ये कहा कि इफ द सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स एज 3 कंजुकेटिव इंटीजर्स, कह रहा 3 लगातार पूर्णांक है उनकी वैल्यू को ये शो करते हैं, यानी ये जो सेटअप है इक्वेशन का ये 3 कंजुकेटिव इंटीजर्स के ऊपर दिखाया गया। 3 क्रमागत पूर्णांक का मतलब ऐसा हुआ, जैसे मैंने 5 लिखा तो अगला मैं 6 लिखूं, उससे अगला 7 लिखूं, मैंने 10 ले लिया तो 11 लूं 12 लूं, यानी डिफरेंस हमेशा 1-1 का होगा, हमेशा ही डिफरेंस मेरे बच्चे 1-1 का होगा। क्या आप सहमत हैं इस बात से? बहुत सुंदर। एक बात और बताना, अगर मेरे बच्चे में पहला नंबर ले लूं, दूसरा नंबर ले लूं, तीसरा नंबर ले लूं, और अगर पहले और दूसरे को जोड़ूं और बीच वाले को घटाऊं, तो उत्तर क्या आएगा? तो आप कहेंगे 5 और 7 12, 12 में से 6 गया 6, यानी हमेशा आंसर वही आता है जो बीच वाला नंबर रहता है। कोई भी नंबर ले लें, जैसे मैंने ले लिया 10 11 12, अगर मेरे बच्चे में पहले और आखिरी को जोड़ूं और बीच वाले को घटाऊं, तो आंसर क्या है? 12 10 22, 22 में 11 गया 11, तो आंसर भी 11 ही आएगा। इस बात को आप समझ के रखना। अगर मैं 3 इंटीजर ले रहा हूं a+1 और a+2, इन दोनों को जोड़ के बीच वाला घटाऊंगा तो हमेशा ही जो घटा रहा हूं वही मेरा आंसर निकल के आना है। क्लियर है? अब आते हैं अपने सवाल पे मेरे बच्चे। कहते हैं निम्नलिखित समीकरणों को प्रणाली से चरों का मान 3 क्रमागत पूर्णांक के रूप में है तो a का मान ज्ञात करिए। तो मैं यहां से ये समझना था कि x - y + z = 2a। अगर ये 3 क्रमागत पूर्णांक है तो मेरे बच्चे इन तीनों को जब सोल्व करेंगे, पहले दोनों को जोड़ के बीच वाला घटाएंगे, तो जो उत्तर आएगा वो कुछ और नहीं, बीच वाला ही नंबर आएगा, और ये बीच वाला नंबर ही उसने 2a दिया हो। यानी सच बात ये है कि वो यहां ये कहना चाह रहा है कि y का मान ही 2a, y का मान ही मेरे बच्चे क्या है 2a। आप में से कितने बच्चे इस पॉइंट को समझ पाए कि सर y का मान ही 2a? अगर आप इतनी बात को समझ गए तो सवाल हो जाएगा। अगर y का मान 2a है तो y उधर लेके जाऊंगा मैं, तो आप ये कहेंगे कि सर x + z जो है वो आया 4a, क्योंकि y का मान 2a। हमने कहा जी ठीक बात है। अब मुझसे सवाल ने कहा कि भाई a की वैल्यू क्या होगी। मैं पहली इक्वेशन लेता हूं, मेरे बच्चों ध्यान देना। अगर मैं कहता हूं कि a की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूं, तो 4 दूनी 8। अब आप ये बात जानते हैं कि x, y और z 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स है। y का मान क्या है जी 2a, a का मान 2, तो 2 दूनी 4, तो y का मान 4। अब ये एक कम हो गया एक ज्यादा, ये एक कम हो गया एक ज्यादा, तो अगर ये 3 ले लूं और ये मेरे बच्चे में 5 ले लूं, तो मुझे इस डाटा को यहाँ यूज करके देखना पड़ेगा यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मेरे भाई मैं x का मान 3 लेता हूं, y का मान 4 लूं तो 4 चौक 16, और z का मान 5 लूं तो 5 दूनी 10, तो a का मान कितना लिया हुआ है मैंने 2, तो 4 में 2 गया 3 दूनी 6। क्या सेटिस्फाई हो रहा है? आप कहें सर नहीं। और ये जरूरी नहीं ना 3 4 5 ही हो सकता है, 5 4 3 भी हो। तो अगर ऐसा होगा तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ 3 दूनी 6 आएगा, तो क्या 6 आ सकता है? तब भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब 2 तो आपका आंसर नहीं लिया जा सकता a की जगह। आराम से बस देखिए और इसी तरीके से सवाल को समझते जाइए, थोड़ा सा समझना है। अब देखिए, अब 2 सेटिस्फाई नहीं कर रही तो मेरे बच्चे 4 को करके देखते हैं कि z का मान 4, a का मान 4 हुआ, तो मेरे बच्चे y का मान 4 दूनी क्या हो गया 8।
अब ये 8 से एक कम होगी, ये 8 से ज्यादा हो सकती, या ये ज्यादा होगी ये कम, ये 7 हो सकता है, ये मेरे बच्चे 9 हो सकता है। अब सेकंड में रखते हैं, अगर x का मान 7 लें, y का मान 8, 8 चौक 32 और z का मान 9 लें तो 9 दूनी 18। तो मेरे बच्चे हम यहाँ a का मान 4 लेंगे तो ये 0 आ जाएगा। क्या ये संभव हो रहा है? नहीं। अगर मैं इसे पलट लूं, 9 यहां रख लूं या 8 यहां 7, तब भी नहीं संभव होगा, क्योंकि यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ 7 दूनी 14, तब भी 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब 4 भी मेरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब मेरे बच्चों आता हूं मैं तीसरे ऑप्शन पे कि भैया मैं a का मान 1 रख लूं। अगर a का मान 1 रखूंगा तो y का मान 2a था, यानी y का मान आया मेरे बच्चे 2। अब मेरे बच्चे ये एक छोटा हो सकता है, ये एक बड़ा हो सकता है, या ये बड़ा होगा ये छोटा, कंजुगेटिव। रख के देखते हैं इक्वेशन में। x का मान दूसरी इक्वेशन में 1 रखें, y का 2 चौक 8 आया और z का मान 3, तो 3 दूनी 6। a का मान 1 रखा तो 4 a में से क्या 3, 3 3 9, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो अब इसे उलट के देखो कि भाई 3 2 1 भी तो रख सकते हैं। आपने कहा जी हाँ। अगर मैं 3 रखूं तो ये 3 हो गया, ये 8 और इसका 1 रखूंगा तो ये 2 हो गया। 8 और 3 11, 11 में 2 गया, 9 सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब मेरे बच्चे यहां तक 2 स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो गई। अब इसी डाटा को तीसरे में लगाना है, तो x का मान 3 रखेंगे, 3 दूनी 6, y का मान 2 लेंगे, 3 दूनी 6, z का मान 1 लेंगे 4, और मेरे बच्चे 6 में से 2 गया, यहाँ 4 सेटिस्फाई करने लग रहा है। तो आंख बंद करके हम कह देंगे कि हाँ सर a का मान 1 है। हाँ जी। दूसरा तरीका क्या है, y का मान 2a आ गया, इसका मतलब यहां इक्वेशन x प्लस जेड इक्वल टू ए की फॉर्म में आ गई, यहां इक्वेशन x प्लस जेड की ए की फॉर्म में आ गई। x की वैल्यू निकाल दो, z की वैल्यू निकाल दो, y की। तो अगर आपके पास तीनों ही इक्वेशन आ गई, यानी बहुत मुश्किल नहीं, आसान सा काम है, x y और z तीनों ही एक ही टर्म में आ गए, तो सवाल ने खुद ही कहा है कि भाई ये कंजुगेटिव है। तो मतलब जितना डिफरेंस यहां होना है वही डिफरेंस यहां होना है, डिफरेंस इक्वल कर देना। कुछ है ही नहीं सवाल में बहुत बड़ी कैलकुलेशन का। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? भाई y का मान तो 2a सर्टेन हो गया आपके पास। हाँ जी। अगर डिटेल करने जाओगे तो y का मान 2a आ गया और x प्लस जेड कितना आ गया सर 4a। ऐसे यहां निकालोगे x माइनस 2z सेकेंड इक्वेशन में, तो y का मान है 2a, 2a उधर जाएगा माइनस का होगा, तो y का मान 2a तो 8 ही आया, 3 चौक 12 माइनस 11। यहां से मेरे बच्चे x को कैंसिल करके z का मान a में ले आऊंगा, फिर z का मान यहां रख के x का मान a में आ जाएगा, तो तीनों एक ही टर्म में आ जाएगा और तीनों के तीनों कंजुगेटिव दे रखे हैं, यानी डिफरेंस एक आना चाहिए। बस उसको चेक करके कहानी खत्म कर लेनी। क्लियर है मेरे बच्चे? देखिए भाई, कहता है 7 इकाई त्रिज्या वाले एक वृत्त पर पी क्यू क्यू आर 7 इकाई लंबाई वाले पर ही प्रत्येक जीवाएं। भाई 2013 में ये सवाल शायद आया था ऐसा। कह रहा है कि भाई दो कोड हैं, दोनों ही कोड की लेंथ 7-7 सेंटीमीटर, पी क्यू क्यू आर, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। ये सर्कल का सेंटर है, सर्कल की रेडियस भी 7 ही सेंटीमीटर। तो ये तय हुआ मेरे बच्चे कि क्या बन जाएगी, रोम्बस बन जाएगी, क्योंकि ये भी 7 ही है, ये भी 7 ही है। आप कहेंगे हाँ। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा पी आर की लेंथ बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों पी आर की लेंथ अगर मैं निकालने जाऊंगा यहाँ पे, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही थी, ऐसे ध्यान से देखोगे सुंदर सी पिक्चर बनाओगे तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है यहाँ से यहाँ तक का, और ये एल्टीट्यूड क्या है, √3/2a। तो जितनी एल्टीट्यूड की लेंथ ये होगी उतनी एल्टीट्यूड की लेंथ ये होगी गुना 2, तो आंसर आएगा √3a। ए का मान 7 दे रखा है, यानी 7√3, और वो मेरे बच्चे ऑप्शन डी है। क्यों? क्योंकि √3 का परिमेयकरण कर दें तो नीचे आया 3, 3 7 21, 7√3 आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन डी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर हुआ। आइए, कहता है यदि 9 अंकीय संख्या है और 36 से भाग जानी, तो 36 से कोई नंबर भाग जाएगा तो 4 से भाग जाएगा और 9 से भाग जाएगा। 4 से भाग जाने के लिए आखिरी 2 अंक है, आखिरी 2 अंक है मेरे बच्चे y6। अब y6, 4 की डिविजिबिलिटी आप जानते हैं, अगर 2 अंकों की संख्या है, अगर आखिरी डिजिट 4 से पूर्णतः भाग हो गया, तब तो y की जगह पे इवन डिजिट होगा।
लेकिन अगर ये पूर्णतः भाग नहीं हो रहा तो इसमें 2 जोड़ो, फिर 4 से पूर्णतः भाग होगा। हाँ जी, तब हो रहा है। तो इसका मतलब y के स्थान पे क्या होगा, ओड डिजिट है। यानी y की जगह पे 9 रख सकते हो, 7 रख सकते हो, उसके बाद 5 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 1 रख सकते हो। y की जगह पे सब रख सकते हैं। मुझसे पूछ रहा है y के सबसे बड़े मान के लिए। तो y का सबसे बड़ा संभावित मान क्या हो सकता है, 9। तो अगर मेरे बच्चे में y की जगह 9 लिख दूं यहां, तो मुझे 9 से ही भाग देना है। तो 9 से भाग देना है, तो देखो 9 गया, ये 9 गया, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 5 25, 25 और 5 30, 30 और 7 37, 37 को 9 से भाग देंगे, 7 3 10, 1 बचा। तो मेरे पास कहानी बची 1 जमा एक्स। तो एक्स का क्या मान लूं कि ये संख्या 9 से भाग हो जाए, तो आप कहेंगे एक्स का मान 8 रख लो। अब यहाँ 8 रखेंगे एक्स का, तो 8 दूनी 16 और वाई का मान 9, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5। तो आंसर आया 5। अब नेगेटिव का उसने खुद ही बोला था कि इसका ऋणात्मक मान, तो मेरे बच्चे -5 आंसर आया। देखिए बाबू, सवाल को ध्यान से समझिए। सवाल में कह रहा है अन्ना एंड बेन ईच हैव ए कलेक्शन ऑफ मार्बल्स। कहता है अन्ना और बेन दोनों के पास मार्बल्स का एक संग्रह है। देखो मेरे बच्चे, अगर मुझे डिटेल कराना हो तो मैं ऐसे कहूंगा, अन्ना के पास ए मार्बल है, बन्ना के पास बी, बैन के पास। कह रहा है कि अगर अन्ना एक मार्बल दे दे बैन को, तो बैन के पास B+1 हो जाएंगे। तो कह रहा है दोनों के पास गेंदों की संख्या बराबर हो जाती है। लेकिन कहता है अगर बेन एक मार्बल दे दे अन्ना को, A+1, तो बेन के पास B-1। तो कहता है बेन के पास जितने मार्बल होंगे उसके 3 गुने के बराबर अन्ना के पास हो। 2 इक्वेशन लेंगे, सोल्व करेंगे, कहानी निपटाएंगे, कहानी खत्म। लेकिन आप एक चीज देखिए, हमें ऑप्शन से जाना चाहिए। हम ये बात तो जानते हैं कि अन्ना के से एक घटा रहे हैं तो बन्ना को मतलब बेन को एक दे रहे हैं, तो दोनों बराबर हो रहे हैं। यानी एन और बेन के बीच का जो डिफरेंस है वो उसका है। किसका है भाई, 2 क्या थे, मार्बल्स का है। तो जैसे पहला ऑप्शन ले रहा हूं 10, तो 10 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ो जिनका डिफरेंस 2, तो एक 6 और एक 4, 6 और 4। अब देखो 4 में एक इससे एक दोगे तो 5 हो जाएंगे, और इससे एक घटे तो 5। लेकिन उसने कहा कि जैसे ही एक इसको दिया तो ये 7 हो गए, इसके पास 3। तो कह रहा है इसका 3 गुना, क्या 3 गुना है, नहीं। अब मेरे बच्चे 11 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ो जिनका डिफरेंस 2, जिनका डिफरेंस 2 हो मेरे बच्चे। तो सर आप कहेंगे कि 11 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना जिनका डिफरेंस 3 हो, तो ऐसा संभव ही नहीं है सर। यानी ये इवन पे ही सेट होना है। 8 आते हैं, ए और बी पे लेते हैं। 8 को 2 में तोड़ना है मेरे बच्चे, तो एक मुझे लेना पड़ेगा 3 और एक लेना पड़ेगा 5। हाँ जी, 5 और 3 लेना पड़ेगा राजा। अब कहानी को समझना, अगर 5 से 1 घटाया तो 4 बचा, इसे 1 दिया तो 4 बराबर हो गए। अगली लाइन में कह रहा है कि अगर इससे 1 इसे दे दिया तो 6 हो गए, तो यहाँ कितने बचे, 2। तो इसका 3 गुना होना चाहिए। तो ऑप्शन बी मेरे बच्चे 3 गुना बना रहा। तो हमें डिटेल सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन ही अपने आप झटके से आंसर दे दे रहा है। सिंपल बात, और कुछ है ही नहीं। सवाल में कह रहा है भाई एक निवेशक ने शेयर बाजार में 2 लाख रुपए निवेश किए। पहले दिन शेयरों में 18% का इंक्रीज किया, बहुत बढ़िया। दूसरे दिन 15% का डिक्रीज किया, तीसरे दिन मेरे बच्चे 3% का डिक्रीज किया। निवेशकों के शेयर के मूल्य में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। कहता ओवरऑल कमी या वृद्धि बताइए क्या होगी। ये 18 सितंबर इवनिंग की शिफ्ट का पेपर है। कुछ शिफ्टों में क्वेश्चन ठीक आए, उन्हीं को डिस्कस करें। देखो यार सक्सेसिव निकालते हैं, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 18 में 15 गया 3, 18 15 227.27, घटाएंगे तो 0.3% की शुद्ध वृद्धि हो जाएगी। यहां तो इसको -3 से टैकल करेंगे, ध्यान देना ये 0.3 है, 0.3। तो देखो यार x + y करेंगे तो -2.7 आया, और अभी माइनस में इनका मल्टीपल और भी जाना है। तो पहली बात तो इंक्रीज ने डिक्रीज होगा, और -2.7 से भी बड़ा आना है, तो ये तो 2.2 है। तो फिर अप्रोक्सीमेट क्या आया, ऑप्शन सी मेरा राइट। आइए राजा, कहता है द फॉलोइंग टेबल शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी इन lakh per annum over the given year, study the table and answer the questions।
क्या कह रहा है, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान किए गए बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान किए गए ईंधन और परिवहन की कुल राशि का कितना % है। तो भैया बोनस जोड़ना पड़ेगा, देखो 5 5 10, 2 और 1 3 और 5 8 8 16 और 9 25 हासिल 2, 2 और 3 5 4 9 4 13 4 17 और 4 21, यानी 21.25 रुपए का बोनस है। फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट पे जोड़ेंगे भैया, तो 8 5 13, 1 और 1 2 और 4 6 और 2 8 और 6 14 और 9 23 का 3 हासिल 2, 2 और 1 3, 1 4 1 5 1 6 1 733। तो सवाल में यही पूछ रहा है 733 का 21.5 कितना % है। 733 का 21.5 कितना % है। 21.5 733 का कितना % है। अब हमें ऑप्शन से जाना चाहिए। ऑप्शन या तो 4 के नजदीक है, या 3 के नजदीक है, या 3.5 के नजदीक है, या 2.5 के नजदीक है। तो मेरे बच्चे ये बताओ कि 733 का 1% क्या होगा। तो 7.33। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ये देखना है कि इसका कितना गुना है। 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है कि 50 गुना। तो आप कहेंगे सर 4 गुना तो किसी भी हालत में नहीं जाएगा, मतलब ये तो मेरा आंसर नहीं है। 3 गुना करेंगे तो 3 7 21, 3 3 9, यानी 21.9 हो जाएगा। 3 गुना करते ही लगभग लगभग, और मेरा है 21.5, यानी 3 गुना से थोड़ा ही छोटा होगा। तो थोड़ा ही छोटा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए मेरा दिखाई दे रहा है। भाई परसेंटेज में यही चीजें खेलनी सिखा रहा होता हूं मैं क्लास में, काहे परेशान हो रहे हो राजा। देखो यार, ये मतलब हद है। इस टाइप के मैंने 2 सवाल अभी पीछे आपको करा दिए, लगातार इसी टाइप इस पे लगातार सवाल पूछे गए। तो भाई पीछे की क्लास आप देख लेना, पिछले वाली जो वीडियो है उसी में 2 सवाल गए, सेम ही टाइप के क्वेश्चन गए, तो वहां से आप देख लेना। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि पेपर का एनालिसिस बंद हो गया, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि इतने मुश्किल सवाल बच्चों को रिपीट आ रहे हैं, सेम सवाल आ रहे हैं, डाटा बदल रहे हैं, लैंग्वेज सेम, तो फायदा क्या होगा। देखिए मेरे बच्चे सवाल को, सवाल ने कहा कि विक्रेता ने 1 किलोग्राम में 20 कुकीज के बजाय 19 कुकीज 95 में बेची। यानी 1 किलो में 20 बिस्किट बेचने थे लेकिन 19 ही बिस्किट बेचे, जिससे ग्राहक को धोखा मिला। कह रहे यदि विक्रेता ने कुकीज, ये धोखा मिला शब्द इसलिए लिखा है कि भाई देनी थी 20, मतलब 20 बिस्किट देने थे, दे दिए 19 बिस्किट। अब कहता है विक्रेता ने कुकीज 76 रुपए में खरीदी थी। यानी मोटी बात करें तो हम ये कह सकते हैं भाई 76 रुपए में वो चीज खरीद के लाया, कितने 20 बिस्किट खरीद लाया। एक बिस्किट कितने का लेके आया, तो लाया 38 दूनी 76, यानी 3 रुपए 80 पैसे का एक बिस्किट खरीद के लाया। अब हुआ क्या बाबू कि 95 रुपए में उसने चीजें सारी बेच दी। सारी बेची नहीं भाई, 20 कुकीज उसके पास थी, तो 20 कुकीज में से एक कुकी उसने अपने पास रख ली और 19 कुकीज उसने बेच दी। 19 कुकीज बेच के उसे जो पैसा मिला वो 95 रुपए मिला, और ओवरऑल कॉस्टिंग कितनी थी उसकी 76 रुपए। तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना कमा लिया, 19 रुपए। यानी 19 कुकीज बेच के ही एक्चुअल में उसने 19 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन एक बिस्किट तो अपनी घरवाले के लिए अपने पास अभी भी रख ही ले गया ना भाई। 20 बिस्किट लेके आया था 76 रुपए में, वो 20 में से 19 ही बेच दिए 95 में। तो 76 में खरीद के लाया, 95 में बेचे, तो 19 का प्रॉफिट तो यही हो गया। एक बिस्किट अभी भी तो उसके घर पे रखा रह गया, तो उस बिस्किट की भी तो कॉस्टिंग होगी 3.8। अगर 3.8 का प्रॉफिट मैं यहां लगाऊंगा तो अभी उसके पास कितने की चीजें हैं, 19 तो कमा ली और 3.8 की चीजें, यानी 22.8 का प्रॉफिट हो गया। तो सीधा मेरा आंसर ऑप्शन सी यहां पे आंसर होगा। सवाल में कह रहा है पाइप क्यू कैन फिल ए टैंक इन 60 आवर्स व्हाइल आर में फिल इट इन 45 आवर्स। कहता है भाई पी 60 घंटे में कहानी भर सकता है और क्यू 45 घंटे में नहीं। पाइप क्यू एंड आर, सॉरी, क्यू और आर 2 पाइप हैं भाई, ये 60 घंटे में भर सकता है, ये 45 घंटे में भर सकता है। 60 45 का एलसीएम लेंगे मेरे बच्चे तो 180 आता है। 6 18 45 चौक 180। अब सवाल में कह रहा है क्यू एंड आर पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर 6 आवर्स। कहता है 6 घंटे तक दोनों खिले गए, तो 4 3 7 7 6 42 यूनिट पानी भर दिया इन्होंने। आफ्टर विच पाइप डब्ल्यू इज ऑल्सो ओपन टू एम्प्टी द टैंक। कहता है अब
Q और R तो काम करेंगे, लेकिन W भी काम करेगा जो पानी खाली कर रहा है। और सवाल में कह रहा है 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली फॉर 24 आवर टू रीच द हाफ लेवल मार्क। कहता है आधे लेवल तक टंकी भरनी है। तो 180 में 90 लेवल तक की टंकी भरनी है, और 90 में से 42 पहले से भरी जा चुकी है। तब कितनी और भरनी है भैया? 48। तो 48 यूनिट पानी और भरना है। तो इस 48 यूनिट पानी को भरने में कितने घंटे लग रहे हैं? 24 घंटे। तो इसका मतलब हर घंटे 2 यूनिट पानी भरा जा रहा है। तो भाई ये 3 यूनिट पानी भर रही है, ये 4 यूनिट पानी भर रही है, तो 7 यूनिट ये भर दे रहे हैं। तो इसका मतलब डब्लू कितना खाली कर रहा होगा? 5, तभी तो 2 यूनिट भरा जा रहा है। तो कह रहा है डब्लू पूरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा? तो 180/5। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 36। तो डब्लू 36 घंटे में टंकी खाली कर देगा। देखिए मेरे बच्चे, डीआई 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 भर भर के दरखा डीआई। साला निकालें भी तो कितने डीआई निकालें। सवाल में ये कह रहा है भाई नीचे दी गई तालिका का अध्ययन करें। एबीसीडी द्वारा कंपनी द्वारा स्कूटरों की संख्या है। सवाल में पूछा है कि भाई डी ने जो स्कूटर बनाए हैं और एबीसी ने टोटल जो स्कूटर बनाए उनके औसत उत्पादन से कितना अधिक है। तो बाबू करना ये होगा, आपको ए का भी टोटल लेना होगा। तो देखो 0, 8 4 12 और 6 18, है ना? 8 4 12 6 18, 5 3 8 और 2 10 और 1 11, 1 और 1 2 और 1 3, 3180। तो यह आ गया। आपने कहा जी ठीक है। अब यहां बी में देखें तो 0 4 2 6, 6 और 8 14, 14 और 5 19 का 9 असल 1, 9 और 4 13, 13 और 7 20, 20 9 29 और 1 3090। ही हो गया। यहाँ 0 8 7 15, 15 और 2 17, 17 और 8 25, 5 असल 2, 2 और 3 5, 5 10 और 1 11 असल 1, 1 और 1 2 और 1 3, यानी 3150 यहाँ, 3090 यहाँ, 3180 यहाँ। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? ए बी सी तीनों का टोटल करके फिर इनका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो आप या तो यहीं पे सबका एवरेज निकाल के फिर सेटिंग बैठा लो भाई, या फिर क्या करो सबको जोड़ के फिर एवरेज निकालो। तो अगर मैं जोड़ के निकालूंगा तो 0 8 और 9 17 और 5 22 का 2 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 3 तिया 9, 9420। इसे मेरे बच्चे 3 से भाग देंगे तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी इनका औसत उत्पादन तीनों कंपनियों का 3140 है। देखिए यार, जोड़ना घटाना समय तो लगता है। अगर सच मायने में प्रीलिम्स की बात करें तो डीआई ही एक इकलौता वो हिस्सा था जो थोड़ा डिफिकल्ट था। यहाँ देखें 0 8 2 10, 10 9 19 और 6 25 का 5 हासिल 2, 2 और 6 8, 8 और 9 17, 17 और 5 22 हासिल 2, 2 और 2 4, 4250 ही आया मेरे बच्चे। यानी एबीसी कंपनी का टोटल प्रोडक्शन है 3140 और डी कंपनी का है 4250। 3140 और 4250, तो ये वाला इससे कितना ज्यादा है? तो 0 5 में 4 गया, 1 2 में गया, 1110 ज्यादा। तो 1110 ज्यादा है 3140 पे, और वो यही पूछ रहा है कि भाई ये कितना परसेंटेज है। अब मेरे बच्चे हमें यहाँ ऑप्शन से मदद लेनी चाहिए, और ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं दूर दूर है। अगर दूर दूर है तो कैलकुलेशन करते हैं। देखो इसका 3 गुना करते तो 3330 आता। अगर यहाँ 3330 लिखा रहता तो 33% लिखते, 33.33, लेकिन उससे छोटी वैल्यू है। तो आंसर 33.33 से बड़ा होगा, और 33.33 से ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, ये छोटा है। तो मेरे बच्चे केवल और केवल ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होगा। यानी छोटी छोटी कैलकुलेशनों में तो समय लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप एक बहुत बड़ी रेंज तक पहुंच जाते हैं ऑप्शन के थ्रू सवाल पे। देखिए मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 49 पे हम आ रहे हैं। डीआई का सवाल है, और आप जानते हैं इस बार हर सेट में 3 डीआई, अच्छे डीआई पूछे हुए। कह रहा है नीचे दिया गया आंकड़ा एक परिवार के अनुमानित खर्च को दिखाता है जिसका कुल अनुमानित खर्चा 2.5 लाख रुपए, यानी टोटल जो एस्टिमेटेड खर्चा है वो 2.5 लाख रुपए। और ये जो कहानी सारी दिखाई जा रही है, ये एस्टिमेटेड खर्चे की परसेंटेज शेयर दिखा रहा है एस्टिमेटेड एक्सपेंस का, कि भाई इंटरनेट पे 20% हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पे इतना, फूड पे इतना, ट्रांसपोर्ट पे इतना, एजुकेशन पे इतना, रेंट पे इतना। अब हमसे सवाल में ये कहा कि इट वाज फाउंड दैट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी वाज 10% मोर देन एस्टिमेटेड एक्सपेंस। कहता है इलेक्ट्रिसिटी पे जितना भी आपका खर्चा हुआ है, 11% खर्चा हुआ है, ये तो था एक्सपेक्टेड। एक्चुअल में इससे 10% ज्यादा खर्चा हुआ है।
तो 11 का 10% कितना हुआ? 1.1। यानी एक्चुअल में तो 1.1% ज्यादा खर्चा हुआ इलेक्ट्रिसिटी पे। यानी अभी तक जो हम सोच रहे थे उससे 1.1% ज्यादा खर्चा हो गया इलेक्ट्रिसिटी पे। लेकिन कह रहा है कि जो खाने वाली कहानी है, एक्सपेंडिचर ऑन रेंट, रेंट पे जो खर्चा था वो 20% एक्चुअल में कम हो रहा है एस्टिमेटेड से। तो भैया 18 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 3.6। इसका मतलब ये हुआ कि रेंट पे 3.6 रुपया कम खर्च हो रहा है जो सोचा हुआ था, और इलेक्ट्रिसिटी पे 1.1 ज्यादा हो रहा था। अभी भी 2.5% कम खर्चा हो रहा है। यानी जो एस्टिमेटेड था एक्चुअल खर्चा उससे 2.5% कम होगा। एस्टिमेटेड खर्चा कितना था जी? 2.5 लाख रुपए, पिछले वाली स्लाइड में दे रखा था। तो 2.5 लाख से 2.5% कम। पहली बात तो ये कि 2.5 लाख से बड़ा है तो ये ऑप्शन कट गया। अब 2.5 लाख का अगर मैं 1% पूछूंगा मेरे बच्चे तो 2500 हो जाएगा, 2% पूछूंगा तो 5,000 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5,000 घटाऊंगा तो 2,45,000 बचा। हाँ जी, यानी अगर 2% की कमी करी होती तो आंसर आता 2,45,000, जबकि कमी है 2.5%, यानी 2.45 से और कमी जाएगी तो 2.45 और छोटा आंसर आएगा। तो ये तो गलत है, ये 40 बहुत छोटा है। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। हाँ है ना? आए, ये मेरे बच्चे 50वां सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। डीआई में ही थोड़ा झोल बैठा रखा है, बाकी आसान सवाल लिए हैं। कह रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 80% मतदाताओं ने वोट डाले, जिनमें 4% वोट अवैध घोषित हो गए। एक उम्मीदवार को 15,360 वोट मिले हैं, 15,360 वोट मिले हैं, जो कि वैलिड वोट का 80% है। 80% की फ्रैक्शन 4/5। यानी अगर टोटल वैलिड वोट 5 थे तो मिले हैं 4, तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इसे, तो 5 की वैल्यू इतनी। ये हो गया वैलिड वोट। कह रहा है जी 4% वोट इनवैलिड थे, 4% की फ्रैक्शन 1/25, यानी 25 में से एक इनवैलिड, तो वैलिड कितना था? 24, तो 24 यूनिट इसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 25 की वैल्यू कितनी? ये थी मेरे बच्चे वोटिंग। और सवाल में शुरुआत में कहा कि भाई 80% लोगों ने वोट डाला, मतलब हर 5 में से 4 ने वोट दिया, तो 4 यूनिट इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 की वैल्यू क्या होगी? ये मेरे राजा हुआ सवाल। तो कहता कुल वोटों की संख्या ज्ञात करें। अब आप एक बात यहां से समझ गए क्या, कि सर देखो 25 5 125, 625 से भाग होना चाहिए, है ना? तो फोड़ तोड़ मचाते हैं यार, 23 18 20, हाँ वो भी हो सकता है। देखिए मैं वैसे तो इसमें अगर समझदारी की बात करूं तो 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 1 पावर यहाँ, तो 1 2 2 4 और 1 5, यानी जो भी आंसर आएगा वो 5 की पावर, मेरी बात समझे ना, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, तो 1 2 3 और 1 4 और 1 5 इसके अंदर है 5, तो 5 की पावर 5 से वो नंबर भाग जाएगा ही जाएगा। अब 5 की पावर 5 क्या होता है जी? 5 की पावर 4 होता है 625, 5 की पावर 5 होता है 3125, यानी मेरा आंसर 3125 से भाग होने वाला होगा ही, क्योंकि नीचे से काटेगा नहीं। लेकिन आप समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आप ये बात जानते हैं कि 125 से 1000 भाग हो जाता है? आप कहेंगे हाँ, मेरी बात समझ में आ रही क्या नहीं आ रही? 125 से 1000 भाग हो जाता है। देखो फिर से समझाता हूँ, बहुत अच्छी चीज है अगर आप समझ पाओ तो। मैं कह रहा हूं ये कोई भी नंबर 5 वाले मल्टीपल को तो काटेंगे नहीं। आपने कहा हाँ, तो यहां बचा कितना? 25 5 125, और 5 और 5 25 ये बचा, तो जो मेरा आंसर होगा 25 गुना 125 से भाग होगा। 125 से 1000 भाग हो जाता है, तो आखिरी 3 जीरो तो सबसे ही कटेगी। अब जो 2 अंक बचे हैं ये हर हाल में किससे भाग होने चाहिए? 25 से, और 25 से मेरे बच्चे एक ही है, तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। ये मैं समझाना चाह रहा हूं। आप में से एक बार ईमानदारी से बताना कितने बच्चे मेरे पॉइंट को समझ पाए। दूसरी चीज ये कि आप घबराना भी नहीं कि 4 चौक 16 से भी काटोगे, 24 से भी कटेगा, कट के आपका आंसर आ जाएगा, या आप डिजिटल सम लगाओगे। लेकिन ये डाटा ऐसा है कि 5 वाला तुरंत पहचाना जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये सेट पढ़ के मजा आया होगा भाई। अगर आपको सच में बहुत अच्छा लगा है तो आप मेरे बारे में या कैरियर ऐप के बारे में किसी भी स्टूडेंट को बता सकते हैं, हमारे बैचेस के बारे में बता सकते हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी चीज होगी। थैंक यू।